मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। मास्टर जालंधर ने सिर हिलाया और अपने अधीनस्थ को ऐसा करने का आदेश देने ही वाले थे कि तभी एक पीला चेहरा लिए हुए भाग्य मास्टर उनके पास आए। हॉल मास्टर, परेशानी है। मैंने अब भी जांच की और पाया कि द्वारिका की सारी संपत्ति एक दिन पहले ही कम कीमत पर बेच दी गई थी। अब वह पैसे पैसे के बिना है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी? द्वारिका, मैं तुम्हारी दादी को श्राप दे देता हूं। अगर तुमने आज पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्रोध का विस्फोट हुआ और स्वर्ग के मास्टर्स का एक समूह हमारे पास आ पहुंचा। मेरी सारी संपत्तियां बिक गईं। द्वारिका का चेहरा पीला पड़ गया और वह भी दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। विपिन, मैं तुम्हारी दादी को श्राप देता हूं। बकवास बंद करो। उस आदमी ने निश्चित रूप से हमारे पैसे का गबन किया है और अब जानबूझकर किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जिस विपिन के बारे में मैंने सुना है वह सिर्फ एक भाग्य मास्टर है जिसने अभी अभी मूल्यांकन पास किया है। वह अब भी स्टार रिवर लेवल तक भी नहीं पहुंचा है और आप कह रहे हैं कि वह आपका प्रतिरूपण कर रहा है। एल्डर द्वारिका, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? आप यह क्यों नहीं कहते कि वह वही है जिसने आपको भी घायल किया है? बुजुर्ग द्वारिका ने अपने दांत भींच लिए और कांपने लगी। मेरे शरीर पर जो चोटें आई हैं वास्तव में वे उसी के कारण आई हैं। बकवास। तुम वाकई इतना बेतुका बहाना बना सकते हो? यह पूरी तरह बेशर्मी है। तो तुम कह रहे हो कि तुम अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहते, है ना? ठीक है, चलो तुम्हें पीट पीट कर मार डालते हैं। कुछ ही घंटे बाद एल्डर द्वारिका एक एरियल ओरिजिन बीस्ट के सामने खड़े हुई जो चोटों से भरा हुआ था और रोने को तैयार चेहरा लिए हुए था। यदि उसकी त्वरित प्रतिक्रिया न होती जिसमें उसने शैडो ऑफ जिल में प्रवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की, सभी को रास्ता दिखाया तथा अपना कर्ज चुकाने के लिए सभी कलाकृतियां भेंट की, तो संभवतः उसे अभी गुस्साई भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया होता। विपिन, मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके दांत भींचे हुए थे और उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक छोटा सा मछली है जो स्टार रिवर लेवल दायरे में भी नहीं घुस पाया है, लेकिन डेस्टिनी हॉल के वायर हॉल मास्टर, स्टार रिवर लेवल 6 पीक विशेषज्ञ के रूप में
उसे सबक सिखाना आसान होना चाहिए था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने प्रयासों के बाद ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वह खुद खेती में डूब गया था। एक हाथ खो दिया था, उसकी संपत्ति बेच दी गई थी और यहां तक कि वह भारी कर्ज में डूब गया था। यह प्रतिशोध आकाश के नीचे साझा नहीं किया जा सकता है। शैडो ऑफ जिल छुई शहर से 300 मील से भी कम दूरी पर थी। एरियल ओरिजिन बीस्ट को पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। यह घाटी एक विशाल और असीम घाटी थी, जिसका अंत नजर नहीं आता था, तथा इसकी खड़ी चट्टानें घने वनस्पतियों से ढकी हुई थीं, मानो कोई प्राचीन जंगल हो। घाटी के एकमात्र प्रवेश द्वार पर एरियल ओरिजिन बीस्ट को उतरने के लिए नियंत्रित करना। यह स्थान पहले से ही लोगों और विभिन्न एरियल ओरिजिन बीस्टों से भरा हुआ था। शैडो ऑफ जियल में 21वें स्थान पर स्थित यह क्षेत्र अनगिनत खजानों से भरा हुआ था। इसके अचानक खुलने से न केवल जीनिथ किंगडम, बल्कि आसपास के अन्य राजवंश और यहां तक कि कुछ शक्तिशाली कबीले और विशाल विशाल द्वार भी आकर्षित हुए। जो भी व्यक्ति पास में था, वह बड़ी संख्या में आया था। जेनिथ किंगडम के हॉल मास्टर जालंधर वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन वे यहां खड़े नहीं थे। शायद एक साधारण भिखारी या रसोइया भी उन्हें मार सकता था। जमीन पर उतरते हुए एल्डर द्वारिका ने चारों ओर देखा, यह सोचते हुए कि उन्होंने जिन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, उन्हें कैसे खोजा जाए और अधिक लाभ के लिए डोमेन में एक बड़ी धूम मचाने के बारे में कैसे चर्चा की जाए। जब उन्होंने अचानक एक विशाल काले स्केल वाले फीनिक्स हॉक को अपने सामने उतरते देखा, आदिम पशु की पीठ पर खड़ी आकृति को स्पष्ट रूप से देखकर उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह कोई और नहीं बल्कि विपिन था। विपिन, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। क्रोध से कांपते हुए एल्डर द्वारिका अब खुद को रोक नहीं पाए। दहाड़ते हुए उन्होंने युवक पर हमला कर दिया। द्वारिका, आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, मित्तल फैमिली के कुछ बुजुर्ग उसके सामने आ गए। उनकी भौहें उठी हुई थीं और वे नाराजगी से भरे हुए थे। जेनिथ किंगडम में मित्तल फैमिली को एक प्रमुख कबीला माना जाता था, इसलिए जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया। चाहे वह कोई भी हो, वे इसे आसानी से नहीं जाने दे सकते थे। यक्ष श्रुति, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं विपिन के लिए यहां हूं। एल्डर द्वारिका के अघोर चाकू उसके हाथ में कांप उठे, कृपाण क्यूई को फैलाते हुए और एक मजबूत दमनकारी आभा का उत्सर्जन करते हुए। विपिन हमारे मित्तल फैमिली का मेहमान है। उसका अनादर करना हमारे मित्तल फैमिली का विरोध करना है। प्रमुख बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह कोई और नहीं बल्कि मित्तल फैमिली का पहला बुजुर्ग यक्ष श्रुति, एक स्टार रिवर लेवल 6 विशेषज्ञ था।
यद्यपि उसका पद एल्डर द्वारिका से बहुत ऊंचा था, फिर भी वास्तविक लड़ाई में वह निश्चित रूप से एल्डर द्वारिका का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसी समय फीनिक्स ईगल के पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। विपिन ने मुस्कुराते हुए नीचे कूदते हुए कहा, पहले बड़े, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। यह मेरा निजी मामला है, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है। उसे आगे बढ़ते देख यक्षश्रुति ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, अगर उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो हमारा मित्तल फैमिली डरेगा नहीं। धन्यवाद। विपिन ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और फिर अपनी नजर सामने द्वारिका पर घुमाई। उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से भरी हुई थी। मास्टर द्वारिका, आपने मेरी छात्रा का अपहरण कर लिया, यह दावा करते हुए कि जब तक मैं आपको 3000 डेस्टिनी डिस्क देता हूं, आप उसे शैडो ऑफ जिल के खुलने से पहले वापस कर देंगे। मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है, तो मिताली अब कहाँ है? 3000 डेस्टिनी डिस्क? द्वारिका चौंक गई। मैंने तुमसे इतने पैसे कब मांगे थे और तुमने मुझे कब दिए थे? अरे नहीं, यह आदमी बकवास कर रहा है। लोहे की तरह हरे रंग का चेहरा बनाकर और खंडन करने ही वाले थे कि उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक युवक को देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप अघोर चाकू सेक्ट के नेता और डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर हैं, जिनके पास अद्वितीय शक्ति है, जबकि मैं बस एक साधारण साधक हूं जो कुछ दिनों पहले ही एक मूल्यांकन पास करने के बाद ही एक सच्चा स्वर्ग का मास्टर बन गया। आपकी तुलना में स्वाभाविक रूप से मैं किसी भी चीज में बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। डेस्टिनी डिस्क को छीनकर और फिर अज्ञानता का नाटक करके किसी के छात्र को डराकर बदले में डेस्टिनी डिस्क की वसूली करना, कलाकृतियां छीन लेना लेकिन व्यक्ति को रिहा न करना, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? क्या यह जॉय शहर के डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर का व्यवहार है? विपिन की आवाज एक विशेष गति से भरी हुई ज्वार की लहर की तरह फैल गई। हर कोई दलित के प्रति सहानुभूति रखता है। द्वारिका एक स्टार रिवर लेवल 6 विशेषज्ञ और डेस्टिनी हॉल का वाइस हॉल मास्टर है, जबकि विपिन सिर्फ एक मामूली व्यक्ति था। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह एक ऐसी स्थिति थी जिसने सहानुभूति पैदा की। निश्चित रूप से स्पष्टीकरण सुनने के बाद चारों ओर आक्रोश छा गया। सभी के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बकवास मत सुनो विपिन, तुमने मुझे डेस्टिनी डिस्क कब दी? जनता का मूड खराब होते देख द्वारिका का चेहरा काला पड़ गया। वह अपनी फटकार को रोक नहीं सका। यह एक निजी लेन देन था। अब आप इसे नकार रहे हैं,
तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन इतने सारे विशेषज्ञों के सामने क्या आपने मेरे छात्र का अपहरण कर लिया है या मैंने आपके साथ गलत किया है? विपिन ने कहा, आपकी छात्रा मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी और वास्तव में मैंने उसे पकड़ लिया। भीड़ की निगाहें अपनी ओर मुड़ती देख द्वारिका ने हाथ हिलाकर इशारा किया। यह अच्छा है कि आपने इसे स्वीकार कर लिया। आपने मेरी छात्रा को पकड़ लिया और उसे चोट लगने के डर से मैंने उसे छुड़ाने के लिए आपको डेस्टिनी डिस्क से पैसे दिए। इस मामले में आपका शिष्य बेनम मेरे लिए गवाही दे सकता है। विपिन ने जोर देकर कहा। वेनम। द्वारिका की पलकें फड़कने लगी। उसके दिल में दुर्भाग्य का पूर्वाभास बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह इस भावना पर विचार कर पाता, वेनम भीड़ से बाहर आया, हाथ जोड़कर झुक गया। हर को मैं वास्तव हूँ, एडम हूँ। मिंजियांग ताओ का छात्र हूँ। हालांकि वह मेरे शिक्षक हैं, मुझे निष्पक्ष रूप से बोलना चाहिए। वाह, मेरे शिक्षक द्वारिका इतना क्रोधित हो गया कि वह भड़कने ही वाला था और हमला करने के कगार पर था। मास्टर द्वारिका, अगर आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे बताएं, क्या आपको कल पैसों की कोई तत्काल आवश्यकता थी? न केवल मुझसे जबरन पैसे ऐंठना, बल्कि दूसरों से उधार भी लेना। इस मामले में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया होगा और मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। विपिन ने चारों ओर देखा। यह सच है, द्वारिका कल सचमुच हर किसी से पैसे उधार ले रही थी। हाँ, उसने मुझसे 100 ओरिजिन करेंसी भी उधार ली थी। मेरे पास अभी भी वो नोट है। जैसे ही युवक की बातें सुनी गईं, आसपास के कई भाग्य मास्टर्स ने चर्चा शुरू कर दी और एक बार फिर सभी की निगाहें द्वारिका पर थीं। प्रत्येक जोड़ी संदेह से भरी हुई थी। यदि अभी तक लोगों को विपिन की बातों पर कुछ संदेह था, तो अब कोई संदेह नहीं बचा। इस आदमी पर अभी भी उनका बहुत अधिक ब्याज वाला कर्ज बाकी है। पैसों की इतनी सख्त जरूरत होने पर और किसी के शिष्य का अपहरण करने तथा उसे ठगने के बाद स्वाभाविक रूप से अब कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। डेस्टिनी हॉल के लोगों की स्वीकारोक्ति सुनकर असंख्य साधक अचानक अजीब भावों के साथ देखने लगे। द्वारिका की प्रतिष्ठा, जो कई लोगों को ज्ञात थी, ने आश्चर्यजनक रूप से एक घृणित पक्ष को उजागर किया था। बेशक
यह केवल इसलिए था क्योंकि उसका सामना विपिन से पहले नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो वह अपने घृणित कृत्यों के लिए बहुत पहले ही कुख्यात हो गया होता। यह तुम ही थे जो मेरा वेश धारण करके हर जगह से पैसे उधार ले रहे थे। भीड़ की धमकी भरी निगाहों को देखकर द्वारिका इतना क्रोधित हो गया कि वह लगभग गुस्से से फट पड़ा। समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाया कि चाहे वह कुछ भी कहे, वह कमजोर और शक्तिहीन लग रहा था। हाँ हाँ, बस मेरे छात्र को जाने दो और मैं स्वीकार करूंगा कि यह मैं ही था जिसने हर जगह पैसे उधार लेने के लिए तुम्हारा रूप धारण किया था। विपिन का चेहरा उदास था, हार मानने की स्वीकृति की तस्वीर। आप? द्वारिका क्रोध से कांप उठा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने अघोर चाकू डेस्टिनी के एक झटके के साथ उसका लंबा शरीर उसके सामने खड़े युवक की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंचता, उसने अपनी छाती के सामने ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल महसूस किया और तुरंत यक्ष श्रुति को एक बार फिर अपने सामने आते देखा।